So आज we are going to start a new chapter, which is chapter number 15 from Sipsatter and Hammond on functions of several variables, but results जो हम build करेंगे वो more specifically for two variables करेंगे. All right. So if you remember, this is the chapter that we are doing today. एंड अगर याद हो आपको हमने पिछला जो सेमेस्टर स्पेंड किया था दैट वाज प्राइमरीली ऑन फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल. वी लुक्ड एट द नॉर्मल एक्स वाई रिलेशनशिप जहां पे हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल होता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. जब हमने फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल की बात करी थी देन एज वेल वी सेड कि it is not a complete picture, and in reality when we deal with functions, when we deal with relationships across different variables, then more commonly हम ऐसे relationships की बात करते हैं जिसमें एक से ज्यादा dependency होती है. So even if you talk about relationships in economics, if you talk about the simple demand function, then you know कि कैसे किसी एक product की demand बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है. हो सकता है कि उसकी प्राइस पे डिपेंड करे, इंडिविजुअल्स की इनकम पे डिपेंड करे, इंडिविजुअल्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करे, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज पे डिपेंड करे. सो देयर कुड बी डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट notions that could affect a particular variable, a particular change in a variable. When you talk about functions of several variables, दैट्स ट्रू कि हम रियलिटी में इन वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, लेकिन इनको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी हम फंक्शंस की बात करते थे तो हम एक विजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस लेके चलते थे ऑन दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हैज बीन आवर फ्रेंड सिंस स्कूल. हम काफी कंफर्टेबल हो गए हैं टू डील विद दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, and hence it is easy to understand things when we look at this xy coordinate. Now when you keep on adding dimensions to your functions, it is like adding more and more dimensions to your functions. So simple function जो हमने पढ़े थे वो थे y is equal to function of x, where you could plot any function, whatever the function may be. You could plot it here in the coordinate and you could understand the nature of the function by looking at the graph. ग्राफ को देखना, फिगर को देखना एक important aspect हो जाता है जब भी हम मैथ्स में फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होती है जब आप फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के साथ डील करते हो, वो ये है कि यू विल एड मोर एंड मोर डायमेंशन. सो इफ आई टॉक अबाउट से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दिस इज हाउ अ फॉर्मेट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विल लुक लाइक. अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरीके के फंक्शन को आप कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करो, तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको प्लॉट नहीं कर पाओगे. You will need a third dimension, a third axis, which will be the z axis. ये एक 3D स्पेस बनेगा, ये एक 3D फिगर बनेगा यहाँ पे. It will not be a two-dimensional space, but a three-dimensional space. Similarly, if I say that you have a function of three variables, however real it may be, मतलब obviously this one might be more real as compared to this one, बट इसको प्लॉट करना डिफिकल्ट होता जाएगा बिकॉज देन यू विल हैव टू एड अनदर एक्सिस हियर व्हिच विल से w एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो उनको विजुअली इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे भी वो कितने रियल हो. रियलिटी में चाहे हम कितना सेवरल वेरिएबल्स का ही यूज करें, लेकिन उसको प्लॉट करना मैनुअली डिफिकल्ट हो जाता है. Yeah, we have a lot of advanced computer softwares, computer applications जिनके थ्रू हम several variables के functions के साथ डील कर सकते हैं, चाहे उनको सॉल्व करने की बात हो, चाहे उनको ग्राफिकली प्लॉट करने की बात हो. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करके आप इन सारी चीजों को कर सकते हो, बट मैनुअली इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इफ यू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर वेरिएबल्स इन दी फंक्शन. सो फॉर सिंप्लिसिटी हम इस चैप्टर में जो रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे वो डेफिनेटली सेवरल वेरिएबल्स के फंक्शंस के लिए करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी होगा वो इस तरीके के फंक्शंस होंगे जिसमें हम एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में विजुअलाइज करेंगे. नाउ टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ विजुअलाइजेशन क्लास आई वुड से, बिकॉज अभी तक आप लोग एक तरीके से कंडीशनड हो, एक तरीके से ट्रेन्ड हो, आपको टू डायमेंशनल स्पेस में चीजें इमेजिन करने की आदत है. So I want in the beginning कि आप पहले
इस कॉन्सेप्ट को तो समझोगे ही, बट आप साथ ही साथ विजुअलाइज करो कि जब हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स या सेवरल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, हम किस तरीके की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं when we talk about such functions. So I want you to visualize these things today, and I'll try and show you some figures also which will help you understand what I'm saying. ठीक है, so पहली चीज तो ये है कि हम हमारा फोकस ऑफ स्टडी इस तरीके के फंक्शंस होंगे जहां पे हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं. Now, before we understand कि ये कैसे दिखते हैं, what is it with the visualization that I'm saying, let's first take some examples of these functions. I hope this is clear that when you say that z is equal to f of xy, we are saying that a function of two variables where x and y are two independent variables, and अगर मैं डोमेन की बात करूं यहाँ पे इस फंक्शन की, तो डोमेन वो सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, या डोमेन now is not a single variable but a coordinate. So when we talk about functions of two variables, then we are talking about domains which will consist of coordinates rather than a single variable. So a function of two variables f with variables x and y is basically a rule that assigns a number z or z to each point, each coordinate x and y belonging to domain D. This is in sync with the definition that we did for functions of one variable, where I talked about a machine. If you remember, I said that there is some machine here which is nothing but a function. Okay, this machine could be, what is the form of this machine? That could be different for different functions. So you could have z is equal to x square plus y square, you could have z is equal to x plus y. तो ये जो रूल है कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट को एक z नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, वो रूल इस small f से defined है, and we are considering this small f to be some kind of machine that converts each x and y coordinate into a single number z. लास्ट टाइम हमने बोला था कि हम इसमें एक वेरिएबल डाल रहे हैं x जो हमें आउटपुट में देगा y. Now I am saying that rather than putting one number, I am putting a coordinate here. So I am putting a coordinate xy in this machine, and this machine, using its own rule, own unique rule small f, will convert these x and y numbers to z. ये सारे x y numbers जो हैं डोमेन है, और ये जो सारे z निकलेंगे यहां से आउटपुट के फॉर्म में, these are all range. Now, as I said that let's look at some quick functions. So one of the very important kind of functions that you deal with in economics look like this, where capital A, small a and small b are constants, and again this is a function of two variable. यहाँ पे ये जो output value है x and y are the independent variables, input values, and these functions are generally called as Cobb-Douglas functions. ये functions आपको utility जब आप पढ़ोगे तब भी आपको दिखेंगे, जब आप production theory पढ़ोगे तब भी आपको दिखेंगे. So these are very common kinds of functions that you have in economics. So this is an example of function of two variables. You could have many examples of functions of two variables. So you can have an example like this. You can have an example of a demand function where x refers to the quantity demanded, and say this is a function of two variables r and p, जहाँ पे r represent कर रही है income, p represent कर रहा है price of the commodity. So this is another example of a function of two variable. So you have, multiple examples. You can think of multiple examples for functions of two variables. Now, when we talk about functions of n variables, then to define them, what we are saying is कि अगर कोई function है n variables का, then इसकी definition क्या होगी? That you have x1, x2 till xn belonging to domain, and this function is some rule that converts this entire domain into some unique number which is the output. Let's call this as.
सो अगर हम n वेरिएबल्स की बात करें, देन n वेरिएबल्स में आपका जो डोमेन होगा दैट विल कंप्राइज ऑफ n वेरिएबल्स। या सो यहाँ पे हमारे पास एक xy कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपके पास x1 x2 xn कोऑर्डिनेट होगा इन द डोमेन। सो function of n variable is a rule that converts these unique set of coordinates which has n variables into a single output z, and this will comprise the domain. A simple example of functions of several variables could be a linear function. हमने अभी कुछ examples देखे. One was the Cobb-Douglas, then I showed you one example here, then this was the demand function that could be represented in the form of functions of two variables. You can also have a simple linear function, और अगर मैं इसको several variables के form में represent करूं, then this is a simple linear function of n variables. You can have a Cobb-Douglas form of this function such as this. अभी मैंने two variables के examples दिए थे यहाँ पे. Now I am giving you some examples of n variable functions. ठीक है, तो ये एक simple function हो सकता है linear function. This is a general form of the Cobb-Douglas function. पिछला जो example दिया था वो Cobb-Douglas का two variable का case था, ये वाला. You can generalize this to n variables where you have n independent variables. A lot of times in economics, specifically when you deal with such functions, तो एक condition होती है in variables पे, independent variables पे, which is that xi is greater than 0. बिकॉज मोस्ट कॉमनली आप कहाँ पे ये फंक्शन देखोगे, आप प्रोडक्शन फंक्शन देख सकते हो कुछ इस तरीके का, जहां पे x1 x2 इनपुट्स होंगे आपके, और ये जो होगा ये आउटपुट होगा. एंड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस Cobb-Douglas फंक्शन इज कि जब स्पेसिफिकली व्हेन वी apply these functions in economics, as I said that we have most of the times we have these conditions कि ये x1 x2 की values positive होती है, क्योंकि अगर आप इसको कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ोगे तो these will be commodities, these will be consumption of different commodities, and obviously consumption of different commodities will be positive. अगर आप इसको प्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ोगे तो these x1 x2 xn will be inputs, and obviously inputs will again be positive. So in such cases where you are taking x1 xn to be positive, you can convert it into another form which is called as log linear form. ऑल्दो ये फंक्शन अभी लिनियर नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको एक लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एज द लॉग लिनियर फॉर्म, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो व्हेन यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू विल हैव log of f is equal to log of a, capital A, plus a1 log x1 plus a2 log x2, so on till an log xn. And this version of Cobb-Douglas function is called as a log linear function. Why log linear function? Because now it has become a linear function in log forms. So now you don't have x1 x2, you have log x1 log x2 log xn as the variables. अब आपके पास x1 x2 की जगह ये वेरिएबल्स हैं, और इन वेरिएबल्स में अगर आप देखो तो ये एक linear function है. So that's why this is called as a log linear function. Now, अभी जब हमने functions of two variables या n variables को define किया था, तो हमने बोला था कि इन functions का जो domain होता है वो सिर्फ एक single variable consist नहीं करता है, but coordinates consist करता है. So when we talk about say functions of two variables, if I give you a simple example here, then आप इसका domain कैसे निकाल सकते हो? So suppose you have a given function, so you basically want to identify ऐसे x और y values जिसके लिए ये function defined हो, right? That is how we had figured out the domain for one variable functions. हमने one variable functions का domain भी इसी तरीके से निकाला था कि input जो variable है वो किन values के लिए function को defined बनाता है, वो हमने बोला था कि वो domain है. So यहाँ पे if I ask you what could be the possible domain, then can you answer for what values of x and y would this function be defined? You basically want these to be positive. So पहला होगा कि y को आप चाहते हो कि greater than equal to 0, और x आप चाहते हो x minus 1 आप चाहते हो greater than equal to 0, because negative values अगर होंगी तो ये इसका square root आप नहीं ले सकते. So you can say that x should be greater than equal to 1 and y should be greater than equal to 0.
and you can actually say that this comprises of the domain. These two conditions, when you plot these two conditions on the xy coordinate, you get the domain of this function. So x should be greater than equal to 1 and y should be greater than equal to 0. So basically this area will be the domain of this function. Similarly, आप और functions का भी domain इसी तरीके से निकाल सकते हो. So this is how you can calculate the domain of functions of several variables. So as I said कि हम बात functions of several variables की कर रहे हैं, लेकिन जब हम visualization की बात कर रहे हैं तो हम functions of two variables को मान के चल रहे हैं, because when you have more than two independent variables in the function, then it becomes difficult to visualize it, and उसके लिए computer applications होती हैं advanced जो हम use करते हैं, but we can't visualize them manually. So for visualization purposes हम यहाँ पे दो variable लेके चलेंगे. अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा है जो बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम एक्सिस विजुअलाइज कर रहे हैं. यहाँ पे आपको बेसिक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहे हैं. Now instead of just x axis and y axis, you also have a third axis here, which is the z axis. ठीक है? Z is your output and x and y are your inputs. Now you would have seen so far जब आप x y का कोऑर्डिनेट देखते हो तो बेसिकली आप इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे आपने प्लॉट करा हुआ है, एंड दिस इज अ 2D स्पेस. ठीक है? यहाँ पे अगर मैं कोई भी फिगर बनाती हूँ, कोई भी कर्व बनाती हूँ, दैट इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस. लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पूरे तीनों एक्सिस को मिला के अगर मैं कोई कर्व बनाऊं, कोई फंक्शन बनाऊं, देन दैट विल बी अ 3D स्पेस. इफ यू हैव अ फंक्शन सच एज दिस, देन वी कॉल दिस, ये जो एक्स वाई जेड के ट्रिपलेट्स हैं, इसको हम ट्रिपल्स या ट्रिपलेट्स बोलते हैं. जब कोई भी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट यहाँ पे बनेगा, then and when you join all these triples satisfying this equation, then you call the obtained figure as a surface. उसको हम सरफेस बोलते हैं. इस ग्राफ को हम सरफेस बोलते हैं. ठीक है? Most of the times this can also be my typical example that I usually give to my students to visualize this is to visualize the room that you are sitting in. आप जिस भी रूम में बैठे हुए हो, आप उसको तीनों एक्सिस में विजुअलाइज कर सकते हो. बेसिकली जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो अपने आसपास, तो मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर 3 डायमेंशनल, राइट? दे आर नॉट very few objects you will see which are 2 dimensional, but most objects that you see around yourself are 3 dimensional. Now imagine आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपने रूम का जो फ्लोर है उसकी एक लेंथ को, फ्लोर की लेंथ को इमेजिन करो कि वो एक्स एक्सिस है. ठीक है? देन फ्लोर की जो विड्थ है वो वाई एक्सिस है, और रूम की जो हाइट है, या सो टेक अ पर्टिकुलर कॉर्नर इन योर रूम. ठीक है? कंसिडर दैट एज द ओरिजिन. उस कॉर्नर से जहां से लेंथ निकल रही है फ्लोर की, इमेजिन दैट एज द एक्स एक्सिस. जहां से विड्थ निकल रही है फ्लोर की, इमेजिन दैट एज द वाई एक्सिस. और जहां से हाइट निकल रही है, imagine that as the z axis. So if this is one particular corner of your रूम का जो फ्लोर, ये फ्लोर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इज द फ्लोर, दैट इज द 2 डायमेंशनल स्पेस. अगर आप सिर्फ फ्लोर पे फोकस करोगे अपने रूम के, दैट इज द 2 डायमेंशनल स्पेस. So x axis is the length of the room, y axis is the width of the room, and z axis is the height of the room. These are the 3 axes that you have. Now anything that you plot here is basically a surface, and उस सरफेस को एक्सप्लेन करती हुई जो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज दैट इक्वेशन, g of x y z is equal to c. ठीक है? Now let's look at, I don't want you to go through these steps, I will directly move on to the final figure. So say you have a curve like this. ठीक है? Now look at it very carefully, take 2 minutes and look at it. You will notice again you have the same axis. ठीक? यहाँ पे origin है ये. ठीक है? This is the y axis. ठीक है? This is the x axis and this is the z axis. Now ये जो कर्व यहाँ पे बना हुआ है, this is a 3 डायमेंशनल कर्व. और अगर कोई भी फंक्शन, एंड मोर स्पेसिफिकली इस फंक्शन का कर्व है ये, f of xy is equal to x square minus y square.
you will notice how different this is from a usual curve that you plot in a two-dimensional xy coordinate. This has some third dimension and the third dimension is basically the height. यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं इस कर्व पे, सपोज आई टेक दिस पॉइंट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, x एक्सिस विल बी स्ट्रेच्ड दिस साइड, अगर ये पॉजिटिव साइड है x एक्सिस का तो ये नेगेटिव साइड होगा x एक्सिस का, ये पॉजिटिव साइड है y एक्सिस का तो ये वाला एक्सिस नेगेटिव साइड है, ये अगर z एक्सिस का पॉजिटिव साइड है तो ये नीचे वाली जो साइड है ये नेगेटिव z एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं ये एक टिपिकल पॉइंट यहाँ पे लूं इस कर्व पे और मैं इसका x y z ट्रिपलेट निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, y विल बी दिस मच, x विल बी दिस मच and z will be the height, z will be the height from the origin। तो यहां से लेके यहां तक जो हाइट होगी इसकी वो आपको z वैल्यू देगा इसकी। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का आप यहां पे x y और z ट्रिपलेट निकाल सकते हो। सो थ्री डायमेंशनल फंक्शंस will have a figure looking like this। ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यू कैन हैव मेनी अदर इक्वेशंस वेयर यू कैन प्लॉट सच फंक्शंस। नाउ लुक एट दीज फिगर्स इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दीज थ्री एक्सेस। आपने जब आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो आपको पता है कि आप कैसे बोलते हो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सपोज आपको कोई एक लाइन प्लॉट करनी है विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, तो आप क्विकली यू कैन प्लॉट अ लाइन लाइक दिस। व्हेन यू वांट टू प्लॉट y इज इक्वल टू b, you can plot a line like this where this is b and this is a। how can we plot these lines, whether these are lines or not, and if they are then how can we plot them in a three-dimensional space। ठीक है, so that is what we are going to visualize next। now look at the first figure here। ठीक है, अगेन दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अगर मैं इसको यहां स्ट्रेच करूंगी ये नेगेटिव x एक्सिस होगी, I stretch it here axis and this will be negative z axis। now if you had to plot x is equal to a, अगर आपको x is equal to a पे जाना है then how would you go। so this is your x axis। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है x एक्सिस का। x is equal to a say is at this point। ठीक है, now you will notice that x is equal to a is not just a line but a plane। this is a plane where you have y is equal to 0 and z is also equal to 0। this is the point, at this point x is equal to a, y is 0 and z is 0। लेकिन अगर आपको सिर्फ x is equal to a को विजुअलाइज करना है तो इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट x is equal to a को सेटिस्फाई करता है। Yeah, so if I take say a point like this, any point on this plane will have a different y axis, will have a different z axis, but the x value will be same। अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे लेती हूँ then this will have different y axis, different y value, but the x value will be same, z value भी different होगी। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आप टू एक्सिस कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू a प्लॉट करते थे तो क्या होता था, ये वाला पॉइंट होता था a0, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जाते थे तो y की वैल्यू चेंज हो सकती थी, x की वैल्यू सेम रहती थी। सिमिलर चीज हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप x इज इक्वल टू a प्लॉट करते हो इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो ये वाला जो पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है वो होगा a00, जहां पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। लेकिन नाउ इंस्टेड ऑफ अ लाइन यू विल हैव अ प्लेन, दिस इज दैट प्लेन। इसी लाइन को अगर आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन करोगे, अगर आप इसकी हाइट बढ़ा दो, थ्री डायमेंशन का मतलब बस ये होता है कि टू डायमेंशन में आपके पास लेंथ और विड्थ थी, अब आपने उसमें हाइट ऐड कर दी है। तो अगर कोई एक लाइन है, अगर मैं उस लाइन की हाइट ऐड कर दूं, मतलब सपोज करो आपके पास एक लाइन है
और मैं इस लाइन के ऊपर एक और लाइन रखूं, उसके ऊपर एक और लाइन रखूं, उसके ऊपर एक और लाइन रखूं, और ऐसे ऐसे करके मैंने मल्टीपल लाइंस प्लेस कर दी, ये एक प्लेन बन जाएगा। वही प्लेन हम यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। So basically the third dimension that you have in these function is nothing but the height. X और Y कोऑर्डिनेट आपको लेंथ और विड्थ तो बता ही रहे थे, अब आपके पास एक हाइट का एलिमेंट और जुड़ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे x is equal to a in a three-dimensional space would consist of a plane, where at any point on this plane x value will always be equal to a, क्योंकि ये x is equal to a पे आपने प्लेन पुट करा है। y की वैल्यू डिफर करेगी, z की वैल्यू भी डिफर करेगी। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो तो इसकी हाइट और इस पॉइंट की हाइट में डिफरेंस है, तो z की वैल्यू डिफर करेगी। सिमिलरली y की वैल्यू भी डिफरेंट है, क्योंकि y एक्सिस इज नथिंग बट दिस, ये वाली जो एक्सिस है इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे y की वैल्यू ये होगी, लेकिन x की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है। तो इस प्लेन पे x इज इक्वल टू a का जो प्लेन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। Now look at y is equal to b. Again, ये x एक्सिस है, ये वाला साइड नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव y होगा, ये वाला नेगेटिव z होगा, ये ओरिजिन है, ठीक है। हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू b को। y इज इक्वल टू b को जब आप देखोगे तो आप पहले यहां पे पहुंच गए हो, यहां से आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा यहां तक, y इज इक्वल टू b इज दिस पॉइंट वेयर x की वैल्यू 0 है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू b है और z की वैल्यू भी 0 है, लेकिन y इज इक्वल टू b विल नाउ बी अ प्लेन। अगेन दिस प्लेन will have any point on this plane will have y is equal to b, but you can have different x and z values on points on this plane। अगर आप different points लो इस plane पे, तो हर point पे y की वैल्यू b होगी, लेकिन x की वैल्यू और z की वैल्यू चेंज कर सकती है। Similarly, if you look at z is equal to c, then again दिस इज x, दिस इज y। इसमें शायद आप थोड़ा ढंग से समझ पाओ, क्योंकि ये थोड़ा थ्री डायमेंशनल विजुअलाइज कर पाओगे आप। z इज इक्वल टू c, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिन से z एक्सिस की डायरेक्शन में हमने ट्रैवल करा c डिस्टेंस, हम इस पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 c, लेकिन z इज इक्वल टू c जो प्लेन है वो ये थ्री डायमेंशनल प्लेन होगा जो z इज इक्वल टू c पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं कोई भी पॉइंट ले लूं इस प्लेन पे, हर पॉइंट की हाइट c डिस्टेंस की होगी। आई टेक एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ईच पॉइंट विल हैव अ हाइट ऑफ c डिस्टेंस, मतलब z वैल्यू विल बी इक्वल टू c, लेकिन हर पॉइंट की x और y वैल्यू अलग होगी। सो इफ आई टेक, लेट मी जस्ट टेक 2 पॉइंट्स, आई टेक दिस पॉइंट हियर एंड आई टेक से दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स में मैं देख सकती हूँ कि z जो हाइट है वो सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं। सो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट, या एंड सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे इस पॉइंट का, इतना होगा, और हाइट आपको गिवन है c। सिमिलरली आप इस पॉइंट का भी x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। Yeah. So basically the idea is that any point on this plane will always have z is equal to c, but x and y coordinate can differ. So x is equal to a, y is equal to b, z is equal to c in a three-dimensional space will represent a plane. Clear हो गए हैं? Now let's look at an example of a three-dimensional figure. उस equation को देखते हैं and then let's try and visualize that equation in a in a three-dimensional space. Let's look at the first equation, which is px plus qy plus rz is equal to m. यहाँ पे x, y और z represent कर रहे हैं quantities of some commodities, और p, q और r जो है उनके prices है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और इसको हम एक प्लेन, एक सरफेस के फॉर्म में देखेंगे कि कैसे ये सरफेस प्लॉट किया जा सकता है। So P, Q and R are the prices for certain commodities.
and X, Y, and Z are the quantities of these commodities that a person is consuming. M is the total income. बजट इक्वेशन, आपको अब अगर इसको एक 3 डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट करना हो तो पहली जो चीज आपको पता है वो ये है कि x is always greater than equal to 0, greater than equal to 0, z is always, because these are quantities, तो ये हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे. सो आपको ये पता है कि आपका जो अभी जो हमने ऊपर डायमेंशन ये कोऑर्डिनेट बनाया था तो आपका पॉजिटिव स्पेस में आपका ग्राफ बनेगा. नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. देन अगेन यू कैन फाइंड द पॉइंट्स जहां पे आप एक्सिस के पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो. तो बेसिकली अगर आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना हो सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड तो आप वाई को 0 पुट करोगे, जेड को 0 पुट करोगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो ये और ये हट गए तो x विल बी इक्वल टू m बाय p एंड y एंड z विल बी 0. तो एक पॉइंट आपको अपने सरफेस का ये मिल गया. दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा? x और z को 0 मान लो, y की वैल्यू निकालो तो आपको सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, विच इज दिस पॉइंट. दिस इज सिमिलर टू हाउ वी हैड फॉर्म्ड इक्वेशंस इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस. अगर हमें 2 डायमेंशनल स्पेस पे कोई इक्वेशन गिवन होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 तो हम क्या करते थे? एक बारी x को 0 मान के चलते थे, y का पॉइंट निकालते थे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाता था. एक बारी y को 0 रखते थे, x की वैल्यू निकालते थे तो ये वाला पॉइंट मिल जाता था. एक और कोई थर्ड पॉइंट आप ढूंढ लेते थे तो आपको पता लग जाता था कि लाइन कैसे बननी है. या सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही सेम चीज कर रहे हैं. हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जो x, y और z पे लाई करेंगे. तो एक आपको सेकंड पॉइंट मिल गया, सिमिलरली आपको थर्ड पॉइंट मिलेगा और x को 0 मान के चलो एंड देन यू विल गेट द z वैल्यू. अब हम इसको देखते हैं इसका किस तरीके से बनेगा. तो दिस काइंड ऑफ दैट यू विल हैव. नाउ लुक एट इट केयरफुली. दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है. पॉइंट P विच इज जहां पे y 0 है और z 0 है लेकिन x की वैल्यू है तो वो ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है. फिर सिमिलरली Q पॉइंट आपने निकाला था y एक्सिस पे जहां पे x 0 है, z 0 है, हाइट नहीं है कोई, z 0 है इसीलिए y की वैल्यू, और एक ये पॉइंट निकाला है आपने जहां पे x और y 0 है लेकिन हाइट है z है. अब आप इस तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक ट्रायंगुलर प्लेन मिलेगा. या this is again a 3-dimensional figure. I mean, it is not a triangle, it is a triangular plane. The equation of this triangular plane will be this: px plus qy plus rz is equal to m. Sphere. एक और जो equation थी ऊपर given, that was x square plus y square plus z square is equal to 4. This looks similar to an equation that we have done in a 2-dimensional स्पेस. ये किसकी इक्वेशन होती थी? ने z स्क्वायर और ऐड करा है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली एन इक्वेशन ऑफ अ स्फेयर. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्फेयर एंड हाउ विल यू प्लॉट दिस? ओरिजिन यहां पर है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, z एक्सिस है. ये एक स्फेयर है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है बट आई मीन दिस इज द एंटायर फिगर. पूरा आपका स्फेयर है और आप देखोगे कि एनी पॉइंट यू टेक विल हैव अ डिस्टेंस ऑफ अ रेडियस ऑफ 2 बिकॉज यहाँ पे 4 है. सो दिस इज 2 होल स्क्वायर. सो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे यू ओनली हैव द स्फेयर हेयर बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन है. तो बेसिकली सिर्फ ये जो बाहर वाली लाइन है ये इंक्लूडेड है इस ग्राफ में. ठीक है. अगर बाय चांस इस इक्वेशन को हम इस इनइक्वालिटी से रिप्लेस कर देंगे जहां पे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहे हैं, देन दिस इंटायर एरिया विल बी कवर्ड इन योर सरफेस. अगर ये सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा तो ये सिर्फ आउटर लाइन जो है ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो फिगर बनेगा एक्सक्लूडिंग द इंटीरियर एरिया, दैट विल बी द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन. लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी से रिप्लेस कर दोगे देन द इंटायर फिगर व्हिच इज अ फिगर ऑफ अ सॉलिड बॉल
Yeah, you can imagine a ball will have an equation like this.